हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं ये वीडियो में लेके आ रहा हूँ केस स्टडी नंबर 17, 18, 19, 20। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, I hope you are pretty much familiar with me and with this revision series, with this MCQ revision series. So I need not mention it again in the video. So let's start straight from the question number 17, जिसमें सबसे पहला अगेन अगेन अ ब्यूटीफुल केस स्टडी, बहुत अच्छी केस स्टडी है ऑन बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट में बहुत बढ़िया केस स्टडी बनी है, जहां अंदर के डिग इन किया हुआ है, कुछ कुछ एकदम डीप जाके पॉइंट्स को डिग इन किया है। तो बिल्कुल अच्छे से देखते जाना ध्यान से, और पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना, क्योंकि हो सकता है ये केस स्टडी वापस से तुम्हारे एग्जाम में भी आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, auditor found that bank has a balance with Zurich based bank. Auditor understand that such a balance is a matter of important consideration in the audit of bank. तो ज्यूरिक बैंक एक बाहर की, उनके पास हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो बैलेंस है एचडीएफसी बैंक का विद ज्यूरिक बेस्ड बैंक, ये कन्वर्ट कैसे किया जाए इंडियन करेंसी में, कौन से रेट में कन्वर्ट किया जाए। तो सबसे पहले एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द बैलेंस शीट डेट, कॉमन सेंस लगाओ, और ये तुम्हारे पूरे पूरे अकाउंटिंग मैटर्स दिए हुए बैंक ऑडिट चैप्टर में जाके देखोगे तो दिख जाएगा। तो ऑफ कोर्स बैलेंस शीट डेट पे ही होगा, क्योंकि ये बैलेंस बैलेंस है, बैलेंस एज एट ईयर एंड, बैलेंस एज एट ईयर एंड। एवरेज ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग तो नहीं देखते अपन, एवरेज ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग तो नहीं देखते। क्यों? क्योंकि ये तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस आइटम वगैरह के लिए देखते हैं, रेवेन्यू हो गया या सेल्स हो गया या खर्चे वगैरह हो गए। तो एक्सचेंज रेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, ये भी नहीं देखेंगे, ये तो अपन एएस में देखते हैं। एंड एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल ऑन द रिस्पेक्टिव डेट ऑन ट्रांजेक्शन, ये भी अपन जो खर्चा जिस दिन हुआ है या एक स्पेसिफिकली दिया रहता है एएस और एसए में, तो एएस और इंडेस में, तो उस केस में तुमको स्पेसिफिक डेट का देखना है। लेकिन ये जो बैलेंस है जिसको कन्वर्ट करने के लिए तो और अपन क्या देखेंगे, हमेशा याद रखना, प्रीवेलिंग बैलेंस शीट डेट पे। तो जो जो रेट है वो एक बार देख सकते हो तुम बैंक अपने ऑडिट चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते अपन, व्हाट शुड बी ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अक्रूड बट नॉट ड्यू, तो पेज नंबर 210 मैंने लिखा हुआ है कि 210 में जाके एक बार देखते हैं कि इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू क्या बोलता है। ये देखो, एग्जामिन इंटरेस्ट अक्रूड विद टर्म्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट एंड बोरोइंग्स, सी डेट सच इंटरेस्ट not been clubbed with the figures of deposits and borrowing shown under the head deposits and borrowing। तो ये कहां दिखेगा तुम्हारा, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन में दिखेगा, ना कि डिपॉजिट्स एंड बोरिंग में। डिपॉजिट्स एंड बोरिंग में इसको क्लब मत कर देना, बोल रहा है जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है लेकिन ड्यू नहीं हुआ अभी तक, उसको तुमको अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन में दिखाना है, ना कि डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट में। तो देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड इन डिपॉजिट, बिल्कुल नहीं। द अमाउंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, हाँ सही बोल रहा है। अमाउंट शुड बी शोन अंडर दैट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, हाँ सही बोल रहा है। तो आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। आंसर होगा बोथ बी एंड सी। पेज नंबर 211 में अगेन एक और क्वेश्चन दिया है कि इंटरेस्ट रेट स्वैप जो 84,95,000 का केस स्टडी में दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट स्वैप वो कहाँ शो होगा। तो अगेन पेज नंबर 211 में तुमको दिख जाएगा कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर दिख रहा होगा इंटरेस्ट रेट स्वैप वगैरह, ये सब लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ये सब ऐसा एक्चुअल में लायबिलिटी नहीं होती, लेकिन हो सकता है लायबिलिटी क्रिएट हो जाए एंड देयरफॉर दैट इज शोन अंडर द हेड और कंटीजेंट लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा इसको। अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में अभी अपन ने देख लिया, ऊपर में नहीं था कोई भी, करंट लायबिलिटीज में भी नहीं दिखेगा, ना ही ये डिपॉजिट्स में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 417.4 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट लेड डाउन बाय द आरबीआई फॉर वेन्यूज एंड एसोसिएट्स व्हाइल वेरीफाइंग द कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट। तो तुमको पता होगा एसएलआर रिक्वायरमेंट कैसे चेक की जाती है। आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द कंप्लायंस विद एसएलआर, ये अपना क्वेश्चन किया हुआ है पिछले केस स्टडी में, जहां हम फ्राइडे को नहीं इंक्लूड करते हैं, लेकिन 12 ऑड डेट्स लेते हैं, हर महीने की एक तारीख लेते हैं, हर महीने का कोई एक दिन उठाते हैं और चेक करते हैं एसएलआर रिक्वायरमेंट है कि नहीं फुलफिल एज ऑन डेट पर्टिकुलर डे, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट का जितनी एसएलआर रिक्वायरमेंट रेशियो वाइज परसेंटेज वाइज होनी चाहिए होती है कि नहीं। तो रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द कंप्लायंस विद एसएलआर एज एट स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ द ईयर अंडर ऑडिट, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं बोला है, स्टार्ट और एंड ऑफ द ईयर में ऐसा करना है, बस इतना नहीं है। रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द कंप्लायंस विद एसएलआर एट 12 ऑड डेट्स इन डिफरेंट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नॉट बीइंग फ्राइडे, एकदम सही परफेक्ट ये किया हुआ है अपना ऑलरेडी। बाकी ऑप्शन सारे 24 ऑड डेट 10 ऑड डेट गलत। With respect to unaudited branches, what information is the auditor required to disclose in his audit report। अब unaudited branches के लिए क्या information disclose करनी चाहिए, तो भैया नंबर ऑफ unaudited branches तो बताएंगे, हाँ सही लग रहा है बिल्कुल। क्वांटिफिकेशन ऑफ एडवांसेस भी तुमको बताना होता है, डिपॉजिट्स का क्वांटिफिकेशन करना पड़ता है, कितना इंटरेस्ट इनकम तुमको उस ब्रांच से हुई है, यानी उस ब्रांच को कितनी इनकम हुई है जो अनऑडिटेड है, और उस ब्रांच को कितने खर्चे लगे इंटरेस्ट के, वो भी तुमको बताने पड़ेंगे। ये तो बताने ही है 1 और 2, ये तुम्हारे दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तुम ध्यान से पढ़ोगे, एक एक चीज को दिमाग में रखोगे तो तुमको रिकॉल हो जाएगा। ये ऐसा कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है ना, ये जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है 5 करोड़ और 2 करोड़ का नहीं है, चूंकि बोलता है कि एडवांस और डिपॉजिट 5 और 2 करोड़ के ऊपर नहीं है, इसलिए वो लोग को मत बताना, लेकिन इंटरेस्ट इनकम और खर्चों को बता देना।
तो ये सब टाइप के ऑप्शन 10 करोड़ के ऊपर है, 2 करोड़ के ऊपर, ये सब पढ़े ही नहीं है। जब पढ़े ही नहीं है तो जब रिकॉल नहीं हो रहा है तो आंसर उसको क्यों सिलेक्ट करोगे तुम? तुमको ध्यान से, मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि एमसीक्यू स्कोर कैसे ज्यादा बढ़ाया जाए। तुमको पढ़ने पड़ेंगे पॉइंट सबके, अपने आप रिकॉल होंगे ना। तुम ऑप्शन पढ़ोगे तो अपने आप रिकॉल होंगे कि हाँ ये पॉइंट्स पढ़ा हुआ है। अब मैं तुमको कैसे समझाऊं कि ये पॉइंट्स क्यों है, कैसे ये पॉइंट्स है, मतलब है। तुमको याद रखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत रिकॉल करना पड़ेगा, रिटेन करने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन में दिखेगा तो अपने आप रिकॉल होगा। ये जब तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है तो रिकॉल नहीं हो रहा है, तो जानबूझ के दिमाग मत लगाना ज्यादा कि भैया हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। अरे भैया जो वही हो सकता है जो तुमने पढ़ा है। जो तुमने नहीं पढ़ा है तो वो ऑप्शन की तरफ क्यों जाओगे जब वो फंसाना चाह रहा है एमसीक्यू तुमको, राइट? गेटिंग इट? मैं बहुत डीप चीज बता रहा हूं अभी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 17.5 का 1 एंड 2। ध्यान में रखना, ये जो छोटी मोटी जो टिप्स रहती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट दी आंसर। आंसर ठीक है, सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बट जो छोटी मोटी टिप्स रहती है उसको भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। While examining the computation of demand and time liability, which of the following is to be included? Again ये मैंने कल भी मैंने बताया था कि डिमांड और टाइम लायबिलिटी में क्या क्या लेना है, डिमांड और टाइम लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ SLR रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करनी है। पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरी जो हो गई बोरोवर से, या फिर तुम्हारा इंपोर्ट बिल के लिए जो अमाउंट रिसीव हुआ तुम्हारा, अनएडजस्टेड डिपॉजिट लाइंग इन द एजेंसी बिजनेस लिंक ब्रांचेस में जो अनएडजस्टेड डिपॉजिट है, या फिर मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट फॉर फंडेड फैसिलिटी। मार्जिन हेल्ड ये वाला तो मैंने अलग अलग से बताया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये नया पॉइंट है, मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट फॉर फंडेड फैसिलिटी। ये सारे पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है, तुमको नहीं करना है। कौन कौन से इंक्लूड करना है? बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड करना है, नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये अलग है ना, ये नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है। और ये जो एजेंसी बिजनेस वाला के लिए कि अनएडजस्टेड डिपॉजिट लाइंग इन लिंक ब्रांचेस फॉर एजेंसी बिजनेस, ये इंक्लूड नहीं करना है। तो देखो फटाक से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरी अभी अपन ने देखा, क्या इंक्लूड करना है, क्या उसको नहीं इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट, पार्ट अमाउंट रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी अगेंस्ट इंपोर्ट बिल्स एंड हेल्ड इन सन्ड्री डिपॉजिट पेंडिंग रिसीट ऑफ फाइनल रेट, ये भी अपन ने अभी जस्ट जस्ट पढ़ा, सेकंड पॉइंट ही था उसके नीचे वाला। पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरी फ्रॉम बोरोवर के नीचे वाला था ये वाला भी इंक्लूड नहीं करना है। नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इंक्लूडेड दिस टू फॉरेन ब्रांचेस, ये मैंने बताया अभी जस्ट अपन ने देखा, फर्स्ट पॉइंट था, ये इंक्लूड करना है। एंड मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट फॉर फंडेड फैसिलिटी, ये अपन ने देखा कि इंक्लूड नहीं करना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाओ केस स्टडी नंबर 18 पे। केस स्टडी नंबर 18 क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे अपन, ये वाला चीज पढ़ के अपन क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लेंगे। ये बोलता है कि द कलर ऑफ द वेबसाइट, एक वेबसाइट है सीए फर्म की, और वो कलर है जो उसका वो बहुत ही ज्यादा भड़कीला और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो मैंने बता दियो कि कलर कितना भी ज्यादा भड़कीला अट्रैक्टिव, तुमको लाल एकदम भड़कता कलर रखना है जिसको भैंस आके मार मार के चले जाए, वैसा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट का कलर कैसा भी हो, भड़कीला हो, शर्मिला हो, जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पुश मॉडल में नहीं चल सकता, पुल मॉडल में चलता है, ये याद होगा तुम लोग को। एंड नेम्स ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म एंड मेजर क्लाइंट्स वर आल्सो डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट विदाउट एनी डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन बाय द रेगुलेटर। तो गलत कर दिया ना, रेगुलेटर बोलेगा तभी तुमको बताना होता है नेम्स ऑफ द क्लाइंट और कितनी फीस तुम उससे चार्ज कर रहे हो, वरना तुम नहीं बता सकते हो अपने क्लाइंट का नाम और कितनी फीस तुम चार्ज कर रहे हो, और ये उसने बता दिया है, इसलिए यहाँ पे गलती हो गई। तो देखते हैं अपन फटाक से क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 18.4 है, बोलता है कि वेदर वेबसाइट डिजाइन इज इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइन गिवन इन क्लॉज 6। क्या तुमको लग रहा है कंप्लायंस में? नहीं, क्योंकि उसने क्लाइंट के नाम बता दिए, जबकि रेगुलेटर ने बोला ही नहीं था, रेगुलेटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन उसने क्लाइंट के नाम बता दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है यस कि ये कंप्लायंस में है बोल रहा है, तो गलत हो गया ना, कंप्लायंस में तो है ही नहीं पहली बात। दूसरा यस, ये भी कंप्लायंस में बोल रहे हैं एज डिजाइन ऑन पुश, नहीं भैया पुल मॉडल, पहली बात तो पुल मॉडल में होता है, और ये आंसर होना चाहिए तुम्हारा नो। यस एज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कलर्स, तो कोई सही बोल रही है, कोई कलर में रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, और इसलिए ये कंप्लायंस में है। वेदर दिस इज इन कंप्लायंस, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? वेबसाइट डिजाइन फॉर इज इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइन, तो कंप्लायंस में नहीं है। ऑल्दो ये वाली चीज पॉइंट सही है कि हाँ कि कंप्लायंस में है बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कलर, लेकिन एक्चुअल में फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर ये बोलते हैं कि कंप्लायंस नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मेजर क्लाइंट्स है, पुश मॉडल में चल रहा है। तो ये पुश मॉडल में अगर यहाँ नो लिखा रहता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, अगर यहाँ नो लिखा रहता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यस, यहाँ पे यस लिखा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये पुश मॉडल में चलना चाहिए, पुश मॉडल में नहीं पुल मॉडल में चलना चाहिए। और सिमिलरली नो एज नेम ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म एंड द मेजर क्लाइंट्स वर डिस्प्लेड विदाउट एनी डिस्क्लोजर, और यहाँ नो है, और ये आंसर इसलिए सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि भैया कंप्लायंस में नहीं है, वेबसाइट जो है वो कंप्लायंस में नहीं है, और उसका रीजन भी सही है, आंसर भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों चीज सही होनी चाहिए, तो तुम्हारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि मिस्टर तारक अलॉन्ग विद सम अदर एस्पिरेंट्स 3 दिन पढ़ा रहे, वो एक हफ्ते में 1 घंटा इन अ डे, मतलब 3 दिन 3 डेज इंटू 1 आवर पर डे, 1 आवर पर डे, यानी कितना हो रहा है एक वीक में?
एक वीक में कितना हो रहा है, एक हफ्ते में 3 दिन पढ़ा रहे हैं वो, और 3 दिन हर दिन 1-1 घंटा पढ़ा रहे हैं, यानी 3 आवर्स पर वीक है। जबकि तुमको अलाउड कितना पता होगा, तुमको जनरली परमिटेड अलाउड है 25 आवर्स पर वीक, अलाउड है 25 आवर्स पर वीक, अलाउड है तुमको पढ़ाना विदाउट एनी स्पेसिफिक परमिशन। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सीएस इज नॉट गिल्टी। हाँ नॉट गिल्टी तो सही बोल रहा है, एज ही इज टीचिंग विद प्रिस्क्राइब्ड आवर्स नॉट एक्सीडिंग 25 आवर्स अ मंथ। मंथ की बात नहीं, वीक होती है, वीक। 25 आवर्स अ वीक है, वीक। और रेगुलेशन नंबर भी याद करना है तुमको, रेगुलेशन नंबर मैंने याद कराया था, क्लॉज 10 में 192 आता है और क्लॉज 11 में 190 ए आता है। मैंने बताया था कैसे याद रखना है इसको, क्योंकि क्लॉज 10 पहले आता है इसलिए 192 ए याद रखना, 192 होगा ये। रेगुलेशन रेगुलेशन 192 पहले आता है क्लॉज 10 में, और क्लॉज 11 में रेगुलेशन 190 ए आता है, ठीक है। तो सीएएस इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज ही इज टीचिंग विद प्रिस्क्राइब्ड आवर, ये भी सही बोल रहा है। लेकिन अगेन 25 घंटा अ मंथ बोल दिया, मंथ की बात नहीं होती यहाँ पे, 25 आवर्स अ वीक का कैलकुलेशन चलता है, 25 आवर्स अ वीक का कैलकुलेशन चलता है। सीएस इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज ही इज टीचिंग विद इन प्रिस्क्राइब्ड आवर्स नॉट एक्सीडिंग 25 आवर्स अ वीक, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बिफोर साइनिंग, साइन करने के पहले मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दिया प्रीवियस ऑडिटर को एंड ऑब्टेन द पोस्टल एक्नॉलेजमेंट। मैंने रजिस्टर्ड जो पुराना ऑडिटर था उसको मैंने एक्नॉलेजमेंट के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दिया, लेकिन कब कब भेजा, बिफोर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। मतलब मैंने ऑडिट चालू कर दिया था, टैक्स ऑडिट वगैरह चालू कर दिया था साइन करने के पहले। अरे भैया तुम्हारे क्लॉज का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है क्लॉज 8 का, क्लॉज 8 का ऑब्जेक्टिव है कि तुम ऑडिट एक्सेप्ट करो या ना करो, तुमको कुछ चीजें पता चलनी चाहिए प्रीवियस ऑडिटर से कि तुमको ऑडिट एक्सेप्टेंस के बारे में क्या चीजें पता कर लेनी चाहिए तुमको प्रीवियस ऑडिटर से। ये उद्देश्य है क्लॉज 8 का कि तुम प्रीवियसली कम्युनिकेट कर दो बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। तुमने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद भेज रहे हो तो कोई मतलब नहीं, एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद भेज रहे हो तो कोई मतलब नहीं ना, तुमने तो ऑडिट कर लिया आखिरकार, तो क्या मतलब हुआ, इसलिए यहाँ पे तुम गिल्टी हो जाओगे क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 और शेड्यूल 1 के अंदर, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 में गिल्टी हो गए। वाई विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी तो गलत बोल दिया, वाई विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी तो गलत बोल दिया। सी वाई विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सी हैज एक्सेप्टेड द टैक्स ऑडिट विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग। तो ये बोल रहे क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल गलत बोल दिया, सेकंड नहीं फर्स्ट शेड्यूल होगा, फर्स्ट शेड्यूल होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया तुम्हारा। 18.4 में आ जाओ, 18.4 अपना हो चुका है, 18.4 हो गया, अपनी ये वाली केस स्टडी भी हो गई है। केस स्टडी नंबर 19 में आ जाओ। केस स्टडी नंबर 19 में बोलता है कि बहुत बड़ी फर्म थी और बहुत बड़ी कंपनी थी, कंपनी ने कुछ लिस्टिंग विस्टिंग कराई, फिर बाद में अपना चेंजेस वगैरह करा लिया। तो द कंपनी आल्सो अपॉइंटेड अ लार्ज फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट केबीएन कंपनी एज इट्स इंटरनल ऑडिटर हु हैव हैड अ स्पेशलाइजेशन इन द सेम सेक्टर सो दैट दे कैन हेल्प द कंपनी टू फिल द गैप्स। क्या गैप्स आ रही है, उनके प्रोसेसेस ना प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड नहीं है। P2P प्रोसेस तुमने सुना होगा, प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश प्रोसेस, ये सब उनका प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फर्म को अपॉइंट किया है ताकि ये प्रोसेस के बारे में कुछ बता पाए। तो उन्होंने क्या क्या बताया देखो, गैप, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी नहीं है प्रॉपर्ली फॉर लॉजिस्टिक प्रोसेस वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्हीकल रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट अप टू द बिल्स वेरिफिकेशन। मतलब जब से सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट से वहां से ऑर्डर आ जाता है, वहां से लेके बिल्स वेरिफिकेशन तक का कोई ऐसे एसओपी नहीं है प्रॉपर्ली, जहां पे लॉजिस्टिक वगैरह प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो, हेल्ड हो और सारी चीजें प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली हो जाए। तो मैनेजमेंट एक्सप्लेन दैट द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस वाज डेवलप्ड, कुछ पार्ट डेवलप हो चुका है और कुछ रिमेनिंग पार्ट वाज एक्सपेक्टेड टू बी विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स हो जाएगा डेवलप। तो कुछ बोल रहे कुछ पार्ट हो गया और कुछ पार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं अपन फटाक से क्या पूछ रहे हैं, क्या वेदर रिपोर्टिंग फॉर एसओपीज फॉर लॉजिस्टिक प्रोसेस एज डिस्कस्ड इन सिनेरियो इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। क्या लगता है रिपोर्टिंग करने की जरूरत है? हाँ भैया रिपोर्टिंग तो करना पड़ेगा ना, प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है अभी, तुमको बताना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक प्रोसेस प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, पार्ट ही प्रोसेस अभी डेवलप हुआ है, पार्ट प्रोसेस बचा है जो कि मैनेजमेंट बोल रही है, अभी तो सिर्फ बोल रही है 3 महीने में वो कर लेगी डेवलप, लेकिन ये सब चीजें तुमको रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी। आई थिंक दिस हैज टू बी रिपोर्टेड, दिस कांट बी removed from the report. तो there is more of the documentation and hence not relevant for the motive, सिर्फ documentation है इसलिए रिपोर्टिंग के लिए relevant नहीं है, तो गलत ऑप्शन है सीधा सीधा। तो documentation है तो क्या हुआ, एसओपी भले ही documentation है लेकिन उसको इंप्लीमेंट भी किया जाता है, ऑन पेपर्स नहीं होता सिर्फ एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉइज को, डिसिप्लिन वे में इंप्लीमेंट भी किया जाता है, एसओपी प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं वो तो इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। तुम ऐसा बोल के सिर्फ खत्म कर दोगे कि एसओपी तो सिर्फ पेपर्स में है, तो ये बात सही नहीं है। ऑडिटर शुड हाईलाइट एंड रिपोर्ट दिस मैटर इन द रिपोर्ट, ये तो सही लग रहा है। मैटर विच इज ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट शुड नॉट बी कंसीडर, अंडर डेवलपमेंट है तो कंसीडर मत करो, ये कौन सी बात हुई भाई, अंडर डेवलपमेंट है तो उल्टा बताना पड़ेगा ना हमको अच्छे से। एंड द मैनेजमेंट नीड्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द डेवलपमेंट प्रोसेस फर्दर एंड गेट्स दिस इशू क्लोज। बोल रहे कि बाकी बचा कुचा मैटर कंप्लीट करो और ये इशू को क्लोज कर दो। अरे भैया तब तक क्या करेंगे, हमको तो ये इंटरनल अपने रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल बताना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी शुड बी राइट। कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट अबाउट कैश बैलेंस एंड द इंश्योरेंस कवरेज प्लान इज इन ऑर्डर और नॉट, कमेंट करना अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं अपन फटाक से। ये लोग ने और नोट किया इंटरनल ऑडिटर ने, दैट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड कैश इन हैंड
बैलेंस वाज हायर देन एक्चुअल कैश रिक्वायरमेंट। मतलब मान लो तुमको 1000 रुपए की जरूरत है गले में और तुम ले लेके घूम रहे हो 1-1 लाख रुपए, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 हजार रुपए तुम्हारे गले में रखे हुए रहते हैं, जबकि तुमको रिक्वायरमेंट है नहीं, कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं ज्यादा कुछ। एट सम लोकेशन द रेशियो ऑफ कैश एक्सपेंस टू क्लोजिंग कैश बैलेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड रेंज फ्रॉम 7 to 84 टाइम्स। 7 से 84 गुना तक कैश बैलेंस पड़ा हुआ था क्लोजिंग कैश बैलेंस का। फर्दर द इंश्योरेंस कवर वाज आल्सो नॉट टेकन फॉर द कैश इन हैंड। इंश्योरेंस कवरेज भी नहीं लिया गया था। भैया कितना इंपॉर्टेंट हो गया, अगर तुमने ऑलरेडी तुम्हारी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 15 25 30 गुना रख रहे हो तुम कैश अपने गले में, और फिर इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट भी, इंश्योरेंस भी कवरेज नहीं ले रहे हो। तुमने देखा है ना, वो फॉरेन में आ जाते हैं और तुरंत तुरंत बोलते फटाफट डालो कैश, गोली वोली लेके। ऐसा इंडिया में भी चालू हो गया तो क्या भरोसा। और इंडिया में चालू क्या होना है, कुछ कुछ तो वीडियो मैंने देखा हुआ है, ऑलरेडी आके सीधा सर पे मार मार के लेके गए बैंक से पैसा। ये वीडियो मैं भेजूंगा, इतना खतरनाक खौफनाक वीडियो। तो भैया इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए आदमी का भी और कैश का भी। आदमी का भी कवरेज हो और कैश का भी हो, ठीक है। आदमी का नहीं, आदमी का मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा जो बिजनेस का कैश है उसका इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, अगर स्पेशली बहुत लोकेशन में ज्यादा इन एक्सेस ऑफ कैश रिक्वायरमेंट तुमने रखा है तो मैनेजमेंट एक्सप्लेन दैट दिस ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड द इंश्योरेंस कवरेज प्लान वाज इन प्लेस फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑन। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछता है कि कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, क्या कंटेंशन था मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट कंटेंशन कर रही है कि दिस ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ महीनों की बात थी भैया। एंड द इंश्योरेंस कवरेज प्लान वाज इन प्लेस फॉर द नेक्स्ट ईयर, से इंश्योरेंस है, बढ़िया बढ़िया इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है अगले साल से, टेंशन की बात ही नहीं है। तो इस साल का क्या होगा, फिर अगले साल का तुम कर रहे हो तो हमको क्या करना, इस साल का बताओ, इस साल का क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, गलती क्या है, ये तो हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा ना, छोड़ तो ही ना सकते अगले साल से तुम कर रहे हो तो मैटर शुड बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। द मैनेजमेंट नीड्स टू एक्सपेंड द अमाउंट इन्वॉल्व एंड इफ दैट इज लो, अगर अमाउंट छोटी है तो इग्नोर कर सकते हैं भैया। कैश जैसी चीज, इवन दो दैट इज नॉट अ मटेरियल अमाउंट से ब्रीच नहीं हो रही, लेकिन दैट इटसेल्फ इज बाय डिफॉल्ट अ मटेरियल। कैश खुद में एक मटेरियल चीज होती है, खुद में एक मटेरियल आइटम होता है, एंड इवन दो मटेरियलिटी अमाउंट से ज्यादा ब्रीच नहीं भी हो रहा होगा, बट इट इज बाय डिफॉल्ट अ मटेरियल आइटम। तो ये बोल रहे कि लो है तो उसको इग्नोर कर दो, ये सब गलत बात है। The cash balance should not be looked at by the internal auditor as there is more relevant from financial reporting। ये बोल रहे कि इंटरनल ऑडिटर को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से ज्यादा डील नहीं करना है, इसलिए वो कैश के ऊपर रिपोर्टिंग का नहीं देखना चाहिए उसको। क्या क्या बोल रहे हैं पता नहीं, कुछ भी कुछ। एंड इंटरनल ऑडिटर शुड ओनली रिपोर्ट अबाउट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कवरेज। बोल रहे सिर्फ इंश्योरेंस कवरेज अवेलेबल नहीं था ना, बस उतना बताओ। तुम्हारा कैश बहुत ज्यादा था, रिक्वायरमेंट जितनी नहीं थी उससे ज्यादा का गले में रख रहे हो तुम कैश अपने, तो वो सब मत बताओ। बोल रहे तो ये नहीं है, पार्टली रिपोर्ट क्यों करेंगे, हम पूरा पूरा रिपोर्ट करेंगे, पूरा का पूरा मैटर को रिपोर्टिंग किया जाएगी ऑडिटर के द्वारा। 19.3 में देखो, एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मैनेजमेंट रिगार्डिंग पेंडिंग डिलीवरी स्टेटस टू बी शोन इन सिस्टम। ये पेंडिंग डिलीवरी रहता है, आता ही नहीं है माल अपने यहाँ, वहां कहीं तो भी चंडीगढ़ में पड़ा हुआ है माल। एंड गाइडलाइंस वाज हेड ड्यू टू लीड टाइम, लॉक इन क्वांटिटी प्राइस, लीड टाइम टू शिपमेंट, डिले हो रहा है डिलीवरी टाइम में, रेक अनअवेलेबिलिटी हो रही है, फेलियर ऑफ वेंडर टू सप्लाई मटेरियल एज पर टाइमलीनेस, और क्वालिटी भी हैम्पर हो रही है। एंड दे विल एक्सप्लोर हाउ सिस्टम ड्रिवन रिपोर्टिंग कैन बी डन इज वायबल। तो ये जो पूरा का पूरा इशू है, ये क्या लगता है तुमको, इंटरनल ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यही ऑप्शन में वो दिस वाज एन ऑपरेशनल चैलेंज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिटर। भैया ऑपरेशनल है तो क्या हुआ, तुमने पढ़ा होगा इंटरनल ऑडिटर का स्कोप, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तुमको, बता दूं मैं, तुम्हारे चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल में दिया हुआ स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या होता है। उसमें तुमको अकाउंटिंग कंट्रोल्स भी देखने हैं, अकाउंटिंग मैटर्स भी देखने हैं, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स भी देखने होते हैं। सिर्फ अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो देखना ही है, वो तो अलग बात हो ही गई, तुमको उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को भी चेक करना होता है। तो सिर्फ ये बोल के कि ऑपरेशनल चीज है इसलिए इसको नहीं देखा जाएगा, ये गलत होगा साफ साफ। दिस रिलेट टू सम सिस्टम कंस्ट्रेंट एंड हेंस मे बी इग्नोर्ड बाय द, नहीं नहीं कोई क्यों इग्नोर होगा, जबरदस्ती इतना अच्छा पॉइंट निकाला है, मेहनत मेहनत करके निकाले इंटरनल ऑडिटर और उसको रिपोर्ट ना करे तो क्या मतलब, आर्टिकल तो ऐसे भाग जाएंगे ऑफिस से, बोलेंगे कि हम जो जो पॉइंट बताते हो तो हमारा प्रिंसिपल रिपोर्ट ही नहीं करने देता है, तो ऐसे भाग जाएंगे, तो तुम इसको इग्नोर क्यों करवा रहे हो भैया। द इंटरनल ऑडिटर नीड्स टू हाईलाइट दिस इन हिज रिपोर्ट, यस हाईलाइट करो बिल्कुल। एंड द मैनेजमेंट शुड ड्रॉ प्रॉपर प्लान टू टेक केयर ऑफ दिस। इन एनी केस देयर डजंट अपीयर टू बी एनी फाइनेंशियल इंपैक्ट ड्यू टू दिस एंड हेंस द सेम शुड बी इग्नोर्ड। अगेन इग्नोर करने बोल रहा है, भाग जाएंगे, आर्टिकल मैंने अभी बता दिया, तो आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, वेदर इंटरनल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट रिगार्डिंग क्रेडिट लिमिट असेसमेंट। क्रेडिट लिमिट असेसमेंट के लिए क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, ऑब्जर्व किया गया था कि क्रेडिट लिमिट असेसमेंट वाज नॉट बीइंग परफॉर्म फॉर ऑल द कस्टमर। भैया क्रेडिट लिमिट असेसमेंट होती है, जैसे हम भी लार्सन एंड टुब्रो में जब मैं था इंटरनल ऑडिटर, तो उस केस में क्या करते थे वो लोग, मतलब हर कस्टमर की एक क्रेडिट लिमिट होती है कि 10 लाख के ऊपर उसका क्रेडिट नहीं जाएगी दी जाएगी। मान लो 7 लाख तक की ऑलरेडी उसको उधार में माल दे चुके हैं, अब वो नेक्स्ट ऑर्डर लेके आ रहा है 5 लाख, 5 लाख का ऑर्डर लेके आ रहे हैं, तो उसको 5 लाख की उधारी में दी ही नहीं जाएगी माल, 1 रुपए का भी उधारी में माल नहीं दिया जाएगा उसको। 5 लाख का अगर ऑर्डर है तो डेट इज एक्सीडिंग हिज क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट का जो असेसमेंट किया जाता है वो और कस्टमर बाय कस्टमर किया जाता है। एंड दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि ये कस्टमर बाय कस्टमर क्रेडिट लिमिट असेसमेंट नहीं किया गया है। विद वीक फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को भी हो सकता है कि तुम दे दो पैसा उधार में माल दे दो, और चूंकि हो सकता है तुम पैसा उधार दे दिए या माल दे दिए उधार में, तो उस केस में तुम्हारा बैड डेट या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है।
मैनेजमेंट रिप्लाई करती है कि दे स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग ऑफ द क्रेडिट लिमिट इन देयर ईआरपी पैकेज में अपडेट कर रही है अब क्रेडिट लिमिट कस्टमर बाय कस्टमर बताते जाएगी कि इसको 10 लाख की लिमिट है, इसको 25 लाख तक का माल उधारी में दे सकते हैं, ये अब करना चालू कर दिए लोग, विच शैल बी कंप्लीटेड इन अ मंथ्स टाइम, एक महीने में खत्म हो जाएगा फॉर मेजर कस्टमर्स एंड फॉर कस्टमर्स वेरेवर टेम्पररी क्रेडिट लिमिट वाज डिफाइंड दिस वुड कवर मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोजर, तो मेजॉरिटी एक्सपोजर कवर हो जाएगा बोल रहा है। तो सिंस द मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी टेकन रेमेडियल एक्शन द इंटरनल ऑडिटर शुड ड्रॉप दिस पॉइंट, रेमेडियल एक्शन ले लिया तो क्या हो गया उससे, जो अभी तक जो लिमिट दी गई है, जो अभी उधारी में माल दिए गए हैं उनका क्या होगा, जो अभी तक हो चुका है उसका क्या, उसकी तो रिपोर्टिंग करना है। सी ऑडिट इज ऑल अबाउट पास्ट इवेंट, फ्यूचर में मैनेजमेंट ठीक कर देगी, कर दी है, अभी चल दिया, तो उससे क्या तुम पास्ट ऑडिट करते हो हमेशा, मोस्टली ऑडिट इज डील्स विद पास्ट। तो ये एक बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो तुमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये नहीं रिपोर्ट नहीं करेगा, अरे भैया रिपोर्ट करना पड़ेगा तुमको, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैनेजमेंट ठीक कर दी, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट दिल की साफ है, तो ऐसा नहीं चलेगा। Since the matter related to financial, this should be covered by the statutory auditor and not the internal auditor, ये बोल रहा है कि आप फाइनेंशियल मैटर है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर देखेगा, इंटरनल ऑडिटर नहीं देखेगा, तो ये भी कुछ भी तुम समझ में आ रहा होगा तुमको, ऑप्शन जबरदस्ती बनाने वाले ऑप्शन है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैव आल्सो रेज दिस पॉइंट एंड हेंस इंटरनल ऑडिटर शुड ड्रॉप दिस, अगेन वही ऑप्शन बोल रहा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रेज कर दिया ना पॉइंट को, तो इंटरनल ऑडिटर छोड़ो बात को, बाहर गोली, रात गई बात गई और आगे बढ़ते जाओ। इंटरनल ऑडिटर शुड रिपोर्ट दिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर कवर दिस और नॉट, ये पक्का सही आंसर होगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर से क्या लेना देना वो कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम एज एन इंटरनल ऑडिटर हमको तो कवर करना ही होगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। द मैनेजमेंट प्लान टू फेज आउट द सीए फर्म बाय बिल्डिंग अप एन इन हाउस इंटरनल ऑडिट टीम, एक सीए फर्म थी जिसका मैंने इंटरनल ऑडिटर एज इंटरनल ऑडिटर सीए फर्म को अपॉइंट किया था, लेकिन हमको उसका काम उतना ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है, हम खुद की एक हम खुद का इंटरनल ऑडिट फंक्शन बना रहे हैं। क्या खुद का इंटरनल ऑडिट फंक्शन हो सकता है इन हाउस? हाँ हो सकता है, तुम्हारा खुद के एम्प्लॉइज होते हैं इंटरनल ऑडिटर्स, हम लोग जैसे थे लार्सन एंड टुब्रो में, हम लोग इंटरनल ऑडिट फंक्शन के अंदर ही तो आते थे, इंटरनल ऑडिटर्स ही तो थे, एंड हैज बीन क्वेश्चन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेइंग दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सेइंग दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोल रहे खुद का नहीं हो सकते, हम जो सीए फर्म है हम ही आएंगे तुम्हारी, हम नहीं है जो भी तुम्हारी सीए फर्म है वही इंटरनल ऑडिट करने आएगी, बाहर से ही आएंगे, तुम्हारी खुद के इन हाउस इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं रख सकते। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर करेक्ट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। सेक्शन 138 में जाके पढ़ लो कौन कौन इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, ही कैन बी अ सीए, ही कैन बी अ सीएस, ही कैन बी अ सीएमए, ही कैन इवन बी एन एमबीए, और कोई प्रोफेशनल बोर्ड जो मेंबर को प्रोफेशनल को एप्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है वो भी हो सकता है, और प्लस खुद का इन हाउस इंटरनल ऑडिट फंक्शन तो हो ही सकता है, एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिटर हो सकता है कंपनी का। स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड ऑब्जर्व दिस फॉर अ पीरियड एंड इफ दैट इज वर्किंग फाइन देन दे शुड हैव नो कंसर्न रिगार्डिंग, एक हफ्ते तक देखो बोल रहा है, और उसके बाद अगर सही सही काम कर रही है इंटरनल ऑडिट फंक्शन तो उस केस में चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब फालतू की बात है। एक हफ्ते तक तुम कौन होते हो हमको देखने वाले, हम अपना आईएसओ सर्टिफाइड आईएएफ है हमारी, आईएसओ देखेगी हमारा, चेक करेगी, तुम कौन होते हो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। द मैनेजमेंट हैज डिस्कशन रिगार्डिंग दिस एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर नॉट करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये एकदम सही ऑप्शन लग रहा है कि मैनेजमेंट का डिस्कशन है ये कि खुद की इन हाउस इंटरनल ऑडिट फंक्शन होनी चाहिए या स्टैट्यूटरी ऑडिटर बताएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कोई नहीं सुनेगा उसकी, यहाँ पे मैनेजमेंट का डिस्कशन है कि उसको इन हाउस इंटरनल ऑडिट फंक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है तुम्हारा, फर्स्ट द फर्म हैज क्लाइंट एज बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज टू होम सर्विस इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, रिस्क एडवाइजरी, ड्यू डिलिजेंस, टैक्स सपोर्ट, ये सब दिया हमने। तो हमारे पास लिस्टेड क्लाइंट भी है और अनलिस्टेड क्लाइंट भी है, तो तुमको पता होगा अगर तुम्हारे पास लिस्टेड क्लाइंट है तो तुम लेवल 1 सीए फर्म में आ जाते हो। पीयर रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो सीए फर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। लेवल फर्म में सब बड़ी बड़े जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का तुमने ऑडिट किया हुआ है अगर, तो उस केस में तुम लेवल 1 एंटिटी में आ जाते हो, जैसे कि लिस्टेड एंटिटी भी पब्लिक इंटरेस्ट हो गई। एंड देयरफॉर यहाँ पे लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कंसर्न ऑफ शिवम एंड कंपनी रिगार्डिंग इट्स सिलेक्शन ऑफ पीयर रिव्यू, ये लोग पीयर रिव्यू वाले क्या बोल रहे थे कि हमको ना 3 साल के बाद ही आ गए पीयर रिव्यू करवाने का, अभी 3 साल पहले पीयर रिव्यू हुआ था और फिर से आ गए लोग पीयर रिव्यू करवाने। तो भैया लेवल 1 एंटिटी का हर 3 साल होता है, लेवल 1 एंटिटी का हर 3 साल में होता है, और लेवल 2 एंटिटी का हर 4 साल में होता है, हर 3 साल और 4 साल, ये तुमको याद रखना पड़ेगा पीरियोडिसिटी ऑफ द पीयर रिव्यू। लेवल 1 एंटिटीज का हर 3 साल में पीयर रिव्यू होता है और लेवल 2 फर्म का हर 4 साल में फर्म होता है। शिवम एंड कंपनी बोल रही है कि हमारे को तो अभी 3 ही साल हुए, वापस से क्यों आ गए, तो आएंगे ही ना, तुम लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो अगर, तो तुम लेवल 1 सीए फर्म हो, और तुम अगर लेवल 1 सीए फर्म हो तो तुम्हारा हर 3 साल में होगा। द फर्म शुड बी लेवल 1 बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ लेवल 1 लेवल 2 गिवन बाय आईसीएआई रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये तो वहां चलेगा भैया, एएस में याद है तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटी और लेवल 3 एंटिटी, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 एंटिटी जिनको अलग अलग एएस एप्लीकेबल होते थे, लेवल 1 को सारे एस एप्लीकेबल, लेवल 1 को सारे एस होते थे, या लेवल 3 को सारे एस एप्लीकेबल होते थे, और कुछ कुछ एंटिटीज को सारे एस एप्लीकेबल नहीं होते थे, सेगमेंट रिपोर्टिंग वगैरह कुछ कुछ एस एप्लीकेबल नहीं होंगे तुमको, कुछ कुछ होंगे। तो ये तुमने बचपन में पढ़ा होगा आईपीसीसी में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 एंटिटी के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेबिलिटी होती है।
तो वो वहां पे चले गया लेवल 1 लेवल 2। वो वहां की बात थोड़ी ना हो रही यहाँ पे तो जो पीयर रिव्यू का दिया हुआ है ना, द फर्म शुड बी लेवल 1 बेस्ड ऑन इट्स एंगेजमेंट एंड सर्विस। जो तुम एंगेजमेंट जिस ऑडिट कर रहे हो, तुम ऑडिट के बेसिस में तुमको डिटरमाइन किया जाता है कि तुम लेवल 1 एंटिटी हो या लेवल 2 एंटिटी हो। और देयरफॉर दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट, बिकॉज ये एएस वाला नहीं है, ये एंगेजमेंट सर्विसेज के बेसिस में क्लासिफाई किए वाला लेवल 1 एंटिटी हो तुम। शिवन एंड कंपनी, अच्छा एक क्वेश्चन अपना ऊपर वाला रह गया। शिवम एंड कंपनी सबमिटेड अ लिस्ट ऑफ इट्स एश्योरेंस एंड ड्यू डिलिजेंस सर्विसेज। मैंने तुम लोग को याद कराया हुआ है कि कौन कौन सी सर्विसेज एश्योरेंस सर्विसेज में नहीं कवर होती है। तो ये याद रखना अपन को जरूरी है कौन कौन सी सर्विसेज एश्योरेंस सर्विसेज में कवर नहीं होती, क्योंकि दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड आल्सो, नवंबर 17 में पूछा हुआ भी है। प्लस ये एमसीक्यू में ऐसे आ जाता है। ऐसे कैसे आ जाता है, तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि एश्योरेंस सर्विसेज में कौन कौन नहीं आता है, क्योंकि एश्योरेंस सर्विसेज में ही जो सर्विसेज है वो ही तुम पीयर रिव्यू में उठा सकते हो। जो अगर तुम पीयर रिव्यूअर किसी फर्म का पीयर रिव्यू करने जा रहे हो तो तुम एश्योरेंस सर्विसेज का ही रिव्यू कर सकते हो, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज का पीयर रिव्यू नहीं कर सकते। एंड माइंड इट, ड्यू डिलिजेंस मैंने याद कराया हुआ, मेरी लव स्टोरी बताया था मैंने तुमको, मेरी प्यारी अधूरी प्यारी कहानी तुमको बताया था याद कराने के लिए, और उसमें ड्यू डिलिजेंस मैंने बताया था, ड्यू डिलिजेंस इज नॉट कवर्ड, ड्यू डिलिजेंस इज नॉट कवर्ड इन द पीयर रिव्यू प्रोसेस। तो पीयर रिव्यू में सिलेक्ट एनी सैंपल आउट ऑफ एश्योरेंस एंड ड्यू डिलिजेंस, गलत, ड्यू डिलिजेंस के साथ नहीं कर सकता। मे सिलेक्ट एनी सैंपल आउट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट ओनली, यस करेक्ट। पीयर रिव्यू में सिलेक्ट एनी सैंपल आउट ऑफ ड्यू डिलिजेंस मैनेजमेंट, ड्यू डिलिजेंस से तो कर ही नहीं सकता, बता दिया मैंने। एंड मे सिलेक्ट एन एंगेजमेंट ऑन अ पीसमील बेसिस कवरिंग एनी सर्विस, एश्योरेंस या ड्यू डिलिजेंस नहीं, दोनों नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एश्योरेंस सर्विसेज होगी, ड्यू डिलिजेंस इज नॉट एन एश्योरेंस सर्विसेज। Shivan and Company LLP also objected to the time taken by the peer reviewer on site, and however as per the peer reviewer the entire review process got completed within 60 days। बढ़िया है, यही तो टाइम लिमिट है, पहले 90 दिन था, अब 60 डेज हो चुका है, बहुत टाइम हो गया चेंज हुए। विद इन 60 डेज तुम्हारा पीयर रिव्यू इंटायर प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, सही बोल रही है, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफाइंग द फर्म अबाउट सी सिलेक्शन फॉर द रिव्यू। द टर्म फॉर टाइम फॉर ऑनसाइट रिव्यू शुड नॉट हैव एक्सटेंडेड बियॉन्ड। तो ये लोग ने ना ऑनसाइट रिव्यू 15 दिन में, 20 दिन या 15 दिन लगा दिए लोग ने कराने में, जबकि मैं बता दूं ऑनसाइट रिव्यू का पहले टाइम लिमिट शायद 15 दिन थी, लेकिन अब टाइम लिमिट 7 दिन है, याद रखना 7 दिन है तुम्हारी टाइम लिमिट, ऑन साइट रिव्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए 7 दिन के अंदर। ऑन साइट मतलब वहां सीए फर्म जाके वहां पे जाके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करोगे, पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर्ली मेंटेन है कि नहीं, तुमने प्रॉपर्ली ऑडिट प्रोसीजर वगैरह लगाई या नहीं लगाई, एसएस का पालन किया कि नहीं किया, ये सब जाके ऑन साइट वगैरह जाके रिव्यू करना, चेक करना पूरा, ये ऑन साइट रिव्यू होता है। ऑन साइट रिव्यू 7 दिन में हो जाना चाहिए, और पूरा का पूरा पीयर रिव्यू प्रोसेस तुम्हारा 60 डेज में हो जाना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है बिल्कुल। द टर्म फॉर ऑनसाइट रिव्यू शुड नॉट हैव एक्सटेंडेड, 10 गलत है। कंप्लीटेड पूरा का पूरा रिव्यू प्रोसेस मैंने बता दिया कितना दिन है, 60 दिन है, ना कि 120 दिन। 90 दिन पहले था, अभी कितना दिन है मैंने बता दिया, 60 दिन है। तो बाकी ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। इन केस ऑफ शुभम एंड एसोसिएट्स टू इंप्रूव अपॉन द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथन द बेस, द बोर्ड टुक द करंट मेंबर ऑफ द रीजनल काउंसिल ऑफ आईसीआई एज अ टेक्निकल रिव्यूअर। टेक्निकल रिव्यूअर के इनएलिजिबिलिटी में पढ़ा हुआ है अपने कि टेक्निकल रिव्यूअर शुड नॉट बी अ रीजनल काउंसिल मेंबर और आईसीआई का काउंसिल मेंबर, या कहीं से भी वो आईसीआई से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए काउंसिल मेंबर के रूप में। एंड देयरफॉर दिस ऑप्शन शुड नॉट बी करेंटली बी अ मेंबर ऑफ द रीजनल काउंसिल, ये सही होगा। इफ द मेंबर इज अ मेंबर ऑफ रीजनल काउंसिल तो टाइम अलॉटेड बढ़ जाएगा, ये सब कोई फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारा अगर रीजनल काउंसिल अगर मेंबर है तुम्हारा ऑलरेडी रीजनल काउंसिल में, तो तुम टेक्निकल रिव्यूअर नहीं बन सकते हो, तुम्हारा एम्पेनलमेंट ही नहीं होगा टेक्निकल रिव्यूअर में, बाकी तो दूर की बात। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुभम एंड एसोसिएट द रिव्यूअर रेज्ड एन ऑब्जर्वेशन दैट वन ऑफ द ऑडिट टीम मेंबर व्हेन द टीम ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट वाज लार्ज, मतलब ऑडिट एंगेजमेंट की टीम जो थी वो बहुत बड़ी थी, उस दिन उस टाइम पे उस एक ऑडिट एंगेजमेंट में एक ऑडिट टीम मेंबर साइंड द इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन ऑन 1st of August व्हेन द ऑडिट रिपोर्ट वाज साइंड ऑन 1st of August। तो तुमको पता होगा कि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 200 भी बोलता है, और इवन तुम्हारी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है कि तुमको इंडिपेंडेंस का कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के पहले नहीं, सफिशिएंटली बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तुम्हारा इंडिपेंडेंस का कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए। एंड देयरफॉर दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिव्यूअर इज करेक्ट। ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिव्यूअर वाज नॉट करेक्ट, ये गलत ऑप्शन है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिव्यूअर वाज करेक्ट बट ओनली व्हेन ऑडिट मेंबर हैज नॉट कंप्लाइड विथ इट शुड हैव बीन ड्रॉप। मतलब एक ऑडिट मेंबर ने कंप्लाई नहीं किया ना तो ठीक है, मैटर को ड्रॉप करो, अरे भैया एक हो चाहे 100 हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक ने भी कंप्लाई नहीं किया मतलब रिव्यूअर का करेक्शन तो सही, ऑब्जर्वेशन तो करेक्ट है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिव्यूअर वाज नॉट करेक्ट एंड आल्सो द फैक्ट दैट द आउट ऑफ अ लार्ज टीम इट इन्वॉल्व ओनली वन ऑडिट मेंबर। तो अगेन ये एक ही मेंबर है, गलत है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे खत्म होता है केस स्टडी नंबर 20 भी। तो ये वीडियो में अपन ने फटाफट कर लिया केस स्टडी नंबर 17, 18, 19, 20। होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, कमेंट करके बताना मुझे कैसे कैसे चल रहे हैं तुम्हारी प्रिपरेशन। एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक करके जाओ, लाइक करके जाओ, लाइक करके जाओ। बाय बाय।